हम लोग लास्ट क्लास मैग्नेटिज्म देख रहे थे। मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे थे कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हम लोग उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कैसे लगता है। उसके बाद देखें कि अगर फोर्स लगता है तो टॉर्क भी लग सकता है। तो टॉर्क हम लोगों ने पाया था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लेते हैं कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और कोई एक लूप ऐसा है, मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हम लोग अगर करंट की डायरेक्शन के हिसाब से एरिया वेक्टर ले रहे थे, अगर करंट मान लेते हैं कि ऐसा जा रहा है उल्टा, ऐसा अगर बह रहा होगा करंट, ठीक है, तो एरिया वेक्टर हमारा इधर की तरफ होगा और ये एरिया और इसके बीच मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा होगा। तो टॉर्क हम लोगों ने डिफाइन करा था कि अगर इसके जो टॉर्क लगेगा वो आई ए क्रॉस बी लगेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग एरिया वेक्टर यहाँ पे लिए थे और चूंकि ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस के लिए जो एरिया होता है हम दो तरह से ले सकते हैं। तो हम बोले थे कि एरिया का जो डायरेक्शन लेना है वो ऐसा लेना है कि अगर हम फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करें तो हमारा थंब जिस डायरेक्शन में आएगा, जिस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, वही हमारा एरिया वेक्टर होगा। तो यहाँ से आया कि आई ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते थे, आई ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एक लूप है, ये था फॉर वन लूप, फॉर वन टर्न, सिर्फ अगर एक टर्न है तो हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे बोलते कि इफ देयर इज n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो n यानी कि कैपिटल N बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तब क्या हो, तो वहां पे जो हम i लेंगे तब टॉर्क लिखेंगे हम लोग n आई ए बी साइन ऑफ थीटा, या फिर लिख सकते हैं n आई ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये हमारा टॉर्क होगा, ठीक है। तो अगर हम किसी भी लूप को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो उस पर एक फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स के कारण ये रोटेट होना चाहेगा, और वो जो रोटेट होना चाह रहा है यानी कि उस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क को हम लोग ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज और बताएंगे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है और डिस्टेंस डी पे रखे हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते थे डाइपोल। और हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट डिफाइन करा था P इक्वल टू क्यू इंटू डी, और डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरह। और कोई अगर बार मैग्नेट रहेगा, तो बार मैग्नेट है तो इसका नॉर्थ पोल या साउथ पोल, नॉर्थ पोल को हम लोग प्लस एम यानी कि पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, और साउथ पोल को निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और बोल रहे थे कि इसमें जो हमारा डायरेक्शन होगा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ये भी हम बोल रहे थे कि ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक डिफाइन होगा, और बोले थे ये होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो सिमिलरली जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था और इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, वैसा ही यहाँ पे हम लोग बार मैग्नेट के लिए देख रहे हैं। और बार मैग्नेट में भी हम वही चीज देख रहे हैं कि हमारा बार मैग्नेट है तो उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो रहा है,
यानी कि जो भी चीज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पढ़े थे सब कुछ यहाँ पे वैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताने का पर्पस ये था कि हम जानते हैं कि फॉर अ कॉइल, अगर कोई एक कॉइल है जिसमें करंट बह रहा हो, जैसे कि हम यहाँ पे एक कॉइल ले रहे हैं, इसमें करंट बह रहा है ऐसा, ठीक है। अगर इसमें करंट ऐसा बह रहा है तो हम अगर इसका डायरेक्शन का बात करें तो अगर याद करें 10th क्लास का थोड़ा सा बात, तो 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम करंट को देखते हैं तो हाँ, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे करंट के अलोंग, और थंब जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। या फिर एक टर्म पढ़े थे कि फेस क्लॉक रूल, फेस रूल, जिसमें अगर दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसा लिखते थे कि नॉर्थ पोल दिखेगा, अगर क्लॉकवाइज जिस फेज से दिखेगा तो हमारा साउथ पोल होगा। तो अगर हम इधर से देख रहे हैं तो इधर से हमको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ की तरह, और ये हमारा साउथ की तरह बिहेव करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको दिख रहे होंगे कि ऐसा निकल रहा हो, ठीक है। ये थोड़ा सा हम यूज कर रहे हैं, 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर करंट कैरिंग लूप है तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस होगा डायरेक्शन के लिए, ऐसा हम लोगों ने यूज करा था। जिस फेज से हमको क्लॉकवाइज दिखेगा वो साउथ पोल, जिस फेज से एंटी क्लॉकवाइज वो नॉर्थ पोल। ये बताने का पर्पस सिर्फ इतना था कि हमारा जो ये कॉइल है अगर ध्यान से देखे तो ये बिहेव कर रहा है बार मैग्नेट की तरह, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, यानी कि इसमें भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा साउथ टू नॉर्थ, यानी कि हम बोल रहे हैं कि इस वाले में भी हमारा एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा जो साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है। यानी कि इधर से इधर की तरफ एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा हमारा, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू कॉइल बार मैग्नेट है तो उसके लिए तो हम लोगों ने चार्ज की तरह ट्रीट कर लिया। यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये भी साउथ टू नॉर्थ है, यानी कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल है तो उसी के हिसाब से। जैसे अगर हम देख रहे हैं ये ऐसा है, इसमें करंट ऐसे बह रहा है, तो हम एरिया का भी वेक्टर इधर ही लेते हैं, यानी एरिया वेक्टर भी अगर हमने अभी देखा कि इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इधर ही आ रहा है, तो एम वेक्टर जो हम डिफाइन करते हैं ऐसे करते हैं कि आई ए, यानी कि फॉर अ करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा एम इक्वल टू आई ए होगा। ए यहाँ पे एरिया वेक्टर है, सिर्फ वैसे ही हम एरिया वेक्टर को लेंगे, और दिख रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो एरिया के डायरेक्शन के इक्वल है, यानी जिधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। इसको हम इसी से रिलेट करके, यानी कि जो हमारा बार मैग्नेट था उसी से रिलेट करके हम लोग इसको यहाँ पे फाइंड करते हैं। इसका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं, और हम लोग एम इक्वल टू आई ए वेक्टर लिख रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर दोनों जो होगा वो सेम होगा। तो फॉर करंट कैरिंग लूप के लिए अगर हमको मैग्नेटिक मोमेंट देना हो तो हम लोग ऐसा देंगे। अब यहाँ से फॉर एन टर्न्स होता, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट देंगे, तो यहाँ पे एन आई ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मैग्नेटिक मोमेंट है। अब इसका कैलकुलेशन जो है हम डायरेक्टली एन आई ए कर सकते हैं। ए एरिया यहाँ पे एरिया वेक्टर है, ठीक है, और एरिया वेक्टर है तो डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से हम लोग वही चीज यूज करेंगे, यानी कि कर्ल योर फिंगर्स along direction of current and the thumb will give direction of area।
अब यहाँ पे अगर हम देखें टॉर्क से, इसको इक्वेशन ए बोलें और अगर हम इसको इक्वेशन बी बोल दें, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी अगर ए बी को कंपेयर करो तो टॉर्क हमको दिख रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे एन आई ए क्रॉस बी साइन थीटा। तो एन आई ए जो है एम लिख सकते हैं हम लोग, हम इसको ऐसे लिख सकते थे एन आई ए क्रॉस बी। और ये टर्म दिख रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट है, डायरेक्शन सेम है, तो हम लिख सकते हैं एम क्रॉस बी। ये आ जाएगा हमारा टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क आ गया हमारा एम क्रॉस बी। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे उस चीज से कंपेयर करके लिख रहे हैं कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क एक्ट करेगा, और एम अगर मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी जो होगा हमारा टॉर्क कहलाएगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग पिछले वाले से सारे चीज कंपेयर कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेशन होगा उसको हम बताएंगे भी, फिलहाल हम यहाँ पे कंपैरिजन लिख देते हैं। यहाँ पे छोड़ो, एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम जो आया हमारा, ये आया एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, आई और ए है एरिया वेक्टर, एम जो है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल रहे हैं, और इसका डायरेक्शन एरिया के अलॉन्ग होगा। इससे रिलेटेड नोट पॉइंट फर्स्ट कैलकुलेट। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ही कर रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, एक ऐसा सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट ऐसे बह रहा है आई। ठीक है, इसका रेडियस है आर, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? एक ऐसा स्क्वायर है, स्क्वायर इसमें करंट बह रहा है ऐसा आई, इसका साइड लेंथ ए है और ये है सी। ये साइड है बी और ये है ए, इसमें करंट ऐसे बह रहा है। तो हर केस में हमको मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है। तो यहाँ से देखो आई जा रहा है, तो करंट के लॉन्ग हम कर्ल करेंगे फिंगर्स, तो थंब जो होगा इससे बाहर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है, तो एम लिखेंगे। मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन होगा, हमको ध्यान से देखो तो बाहर की तरफ, तो ऐसा बाहर की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट। इस केस में फिंगर्स को करंट के अलोंग कर्ल करो और थंब जो होगा इनटू द प्लेन होगा, तो इनटू द प्लेन यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसमें ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। और एम अगर लिखेंगे मैग्नीट्यूड वाइज तो ये लिखेंगे आई ए स्क्वायर। और इस केस में भी अगर आई करंट जा रहा है तो एरिया हो जाएगा ए बी, तो इसमें लिखेंगे आई ए बी, और डायरेक्शन जो होगा हमारा इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा हमारा इधर की तरफ होगा, यानी कि करंट के अलोंग हमको अपने फिंगर्स को कर्ल करने हैं, और थंब जिधर होगा उधर ही हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो हर केस में हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, आई इंटू एरिया कर देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और अगर हमको उसके डायरेक्शन निकालना है तो फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में हमको कर्ल करने होंगे, और जिधर थंब होगा उधर ही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। सेकेंड, हमको ऐसे सिचुएशंस मिल सकते हैं
ठीक है, ऐसा क्यूब टाइप का। ठीक है, ऐसा एक क्यूबिक शेप है और इसमें करंट जो बह रहा है ऐसा बह रहा है, ऐसा गया, फिर इधर से आ गया, ऐसा आ गया। क्यूबिक है, साइड ए है और ये एक्स वाई जेड है, करंट आई बह रहा है। तो ऐसे केसेस में हमको दिख रहा है कि जो एरिया है वो प्लेनर नहीं है। इस केस में हम कैसे कॉइल को कैसे मानेंगे, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कैसे? ऐसा ऊपर वाला पार्ट था और ये हमारा नीचे वाला पार्ट था जिसमें करंट बह रहा था। हम बोल रहे हैं कि ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट बी है, तो वैसे ही ये पॉइंट ए है और ये बी। हम इसको ऐसे अगर मिला दें, दोनों तरफ से मिला दे रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इसमें करंट ऐसे आई बह रहा था और हम इसको इधर से लेते गए आई, इसमें ऐसा बह रहा था और हम इसमें लेते हैं आई। अगर इन दोनों को हम अटैच करे होते, इन दोनों को अगर हम अटैच करे होते तो ये दोनों आपस में मिलके कैंसल आउट कर जाता और इस ब्रांच में करंट 0 हो जाता। यानी कि हमको ऐसे दो दो लूप्स में सेपरेट कर सकते हैं इसको। दो लूप्स में अगर हम सेपरेट कर लिए तो ऊपर वाले लूप के लिए अगर हम ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा अंदर की तरफ होगा, यानी कि m1 अगर हम लिख रहे हैं तो लिखेंगे देखो आई ए स्क्वायर माइनस जे कैप। और इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो हमारा जो करंट है यहाँ से डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रहा है, इसको हम m2 बोल रहे हैं, तो m2 लिख सकते हैं आई ए स्क्वायर माइनस के कैप। हम डायरेक्शन इस एक्स वाई जेड से देख रहे हैं, तो हमको अगर नेट लिखना होगा, एम नेट अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर। ये आ जाएगा आई ए स्क्वायर, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो जे प्लस के वेक्टर। ठीक है, तो अगर हमको ऐसे सिचुएशन दिया हुआ रहे तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर हमको कर्व ऐसा कुछ मिल जाए जो हमको प्लेनर ना दिख रहा हो तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर हम थर्ड पॉइंट कि अगर हमको हो सकता है कि अगर पैरेललोग्राम टाइप का शेप मिले, अगर पैरेललोग्राम टाइप का शेप मिले तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग एक चीज जानते हैं वेक्टर के केस में, तो अगर हमारे पास ऐसा कोई एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, ये वेक्टर अगर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एडजेसेंट साइड्स ए और बी हैं, तो हम ए क्रॉस बी जो लिखते हैं, यानी कि ये हमको रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, जब हम ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ये हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखता है और यहाँ पे ए और बी जो होंगे ये एडजेसेंट साइड होते हैं। यानी कि अगर हम एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट ले पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यानी हमारा स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, तो सब पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम के केस में हम लोग ये जानते हैं कि ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। तो इसी के बेसिस पे अगर हमको ऐसा एक कोई रेक्टेंगल दे दे या फिर स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम शेप का कुछ भी हो, ऐसा है, बोले कि करंट इसमें से ऐसे बह रहा है, करंट आई बह रहा है, तो इसके लिए अगर हमको मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है तो हम यहाँ ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे इनटू द प्लेन आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। और साथ में अगर हम यहाँ से देखें ए बी क्रॉस बी सी,
ठीक है, अगर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर देखे तो ए बी वेक्टर हमको ऐसा दिख रहा है और बी सी वेक्टर इधर की तरफ दिख रहा है, यानी कि वेक्टर है, दोनों का पॉइंट को मिला दिए तो ए बी क्रॉस बी सी देख रहे हैं, तो ए बी इंटू द प्लेन ही हमको मिल रहा है। तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं एम इजकल टू आई ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स लेके हम इसको आराम से लिख सकते हैं आई बी सी क्रॉस सी डी। दोनों एडजेसेंट होने चाहिए, करंट के डायरेक्शन में होने चाहिए, अगर ऐसा है तो सबका डायरेक्शन सेम आएगा, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट हमको एरिया देगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्रॉस। ठीक है, यानी कि हमको पॉसिबल पेयर बन रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स को ले रहे हैं, तो अगर हम एडजेसेंट साइड्स को लें और सॉल्व करें तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो मैग्नेटिक मोमेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत है तो बोलो। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, जैसा कि इलेक्ट्रिक मोमेंट था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी कहा जाता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं आई ए। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो एरिया का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन यानी कि अगर हमको निकालना है तो करंट के अलोंग, यानी कि किसी भी लूप के लिए ही है ये, तो लूप में अगर करंट के अलोंग हम अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं तो जिधर थंब जाएगा उधर ही हमारा डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक मोमेंट। यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का अगर डायरेक्शन फाइंड करना होगा तो उसी डायरेक्शन में हो। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। एक ऐसा दे रखा है हमको क्वेश्चन, ठीक है, टू सेमी सर्कल ऐसा, करंट इसमें ऐसा बह रहा है, ये रेडियस R2 है और ये रेडियस R1, करंट आई इसमें बह रहा है, बोल रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा। सॉल्व करके बताओ सब, किसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर हमको पता करना होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो। इसका एरिया किधर लें, हमको ऊपर वाले में दिख रहा है कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, कर्ल करेंगे तो इनटू द प्लेन आ रहा है। नीचे वाले में देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर हम फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब ऊपर आ रहा है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसा मान लेंगे कि इसमें करंट इधर गया, ऐसा है, प्लस इसमें ऐसा इधर गया, इसमें इधर आया, तो ये बीच वाले पोर्शन में हमारा करंट फिर से जीरो मिलेगा। ये आई है और ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस। इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट M1 लिख रहे हैं तो लिखेंगे आई पाई R1 स्क्वायर बाई 2 और डायरेक्शन इनटू द प्लेन। इसके लिए अगर हम लिखेंगे M2 तो इसके लिए आएगा हमारा आई पाई R2 स्क्वायर
और डायरेक्ट बाई 2, और डायरेक्शन देखो ध्यान से कि इसमें करंट ऐसा बह रहा है तो बाहर की तरफ आउट ऑफ द प्लेन। अगर इनटू द प्लेन को निगेटिव मानो, आउट ऑफ द प्लेन को पॉजिटिव मानो, या इनटू द प्लेन को निगेटिव पॉजिटिव और इसको निगेटिव, जैसे मानना वैसे मानो। हम मैग्नीट्यूड अगर लिखे तो m जो आएगा हमारा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आई पाई बाई 2 हमको कॉमन दिख रहा है, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, और जो मान लेते हैं R1 यहाँ पे ज्यादा है, R1 ज्यादा है तो हमारा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा यानी कि इनटू द प्लेन आएगा, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यानी कि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको निगेटिव माने, इसको पॉजिटिव माने। यानी कि पॉजिटिव माने तो इनटू द प्लेन, निगेटिव आएगा तो आउट ऑफ द प्लेन। हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा दे रखा है। ठीक है, ऐसा दे रखा है, ये दोनों प्लेन आपस में 90 डिग्री पे है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों सेमी रिंग है। करंट जो है इधर ऐसा बह रहा है, इसमें आई करंट बह रहा है, और ये जो डायमीटर है वो डी है। तो बोल रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा फॉर द गिवन सिस्टम। करंट आई बह रहा है, यानी कि हमारा जो प्लेन्स है वो प्लेन ऐसा है, दोनों आपस में 90 डिग्री पे है। और जो लूप है हमारा, एक लूप इस पे है और एक लूप इसमें है। ऐसा गिवन सिचुएशन। बोलो क्या होगा। हेलो। तब से तो हम ही बना रहे हैं, बोल रहे हैं, तुम लोग भी बोल लो। कितना आ रहा है? सर मैग्नीट्यूड में तो आई पाई डी बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और डायरेक्शन आई का प्लस जे का परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं तो इसके लिए हम m1 अगर लिखें, ठीक है, तो m1 क्या आएगा, तो आई पाई डी स्क्वायर बाई 4,
डायमीटर दे रखा है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, और सेमी है तो 2 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, डायरेक्शन क्या आएगा, तो y के अलोंग है, तो ध्यान से देखो, तो j के अलोंग, तो j के लिए m2 अगर लिखेंगे, यानी कि इसको हम 1 बोल रहे हैं, तो बच गया ये 2। तो 2 का अगर देख रहे हैं तो उसका डायरेक्शन आ रहा है हमको, देखो ध्यान से, तो ये i के अलोंग आ रहा है, x एक्सिस के अलोंग आ रहा है, आई एम लिख दे रहे हैं, और मैग्नीट्यूड वही रहेगा, पाई डी स्क्वायर बाई 8। तो m नेट हो जाएगा हमारा पाई डी स्क्वायर आई बाई 8 आई प्लस j का। मैग्नीट्यूड निकालेगा तो √2 और आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ही इजी चीज है, इसमें ज्यादा हम लोग से पूछता भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ते भी नहीं। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना है कि आई इंटू ए को बोला जाता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन रहे, यानी कि 10 नंबर ऑफ टर्न्स होता तो उससे हम 10 से मल्टीपल करते, 10 NIA होता। टॉर्क देखे तो हम m क्रॉस b लिख सकते थे। तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि हमारा ये x एक्सिस और y एक्सिस दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ से ऐसे जा रहा है, और ये जो है 45 डिग्री पे है। यहाँ पे एक इसी फील्ड में ऐसा एक सर्कल रखा हुआ है, और इस सर्कल में करंट जो है ऐसा I बह रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड B है। तो पूछा जा रहा है टॉर्क इस पे कितना लग रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो टॉर्क टॉर्क बराबर हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो हम वैसे फोर्स फाइंड करके नहीं करेंगे, डायरेक्टली m क्रॉस b लिखेंगे, यानी कि mb साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे लूप है, लूप का अगर हम बात करें तो करंट ऐसा बह रहा है, तो करंट ऐसा बह रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमको ऐसा बाहर की अंदर की तरफ मिलेगा m, और m मिल रहा है, अगर हम देखें ध्यान से तो k डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन के वाइज लिख सकते हैं k, नहीं तो दोनों का फील्ड जो है 90 डिग्री ही हमको दिख रहा है। ठीक है, तो m हम लिख सकते हैं I, इसका रेडियस a है, तो I इंटू पाई ए स्क्वायर। डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन दिख रहा है माइनस k कैप, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो। फिर मैग्नीट्यूड जो होगा I पाई ए स्क्वायर। थीटा, थीटा क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है और मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो थीटा यहाँ दोनों के बीच में दिख रहा है कि हमारा 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख ले रहे हैं आई पाई ए स्क्वायर इंटू बी, टॉर्क का ये मैग्नीट्यूड होगा। सिंस थीटा इजकल टू 90 डिग्री, ये 45 पे ध्यान नहीं देना है, वो कंफ्यूजन के लिए है। अगर हम एंगल का बात कर रहे हैं तो एंगल ध्यान से देखो, तो एम वेक्टर का जो एंगल है वो इनटू द प्लेन जा रहा है, और इनटू द प्लेन जा रहा है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो टॉर्क और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वो दोनों के बीच में जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा है, a circular coil ऑफ वायर, इसको तुम लोग सॉल्व करोगे, हम नहीं बताएंगे। वायर 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर हैज 12 टर्न्स एंड
carries a current of 5 एम्पियर। ठीक है, ऐसा है। और बोल रहा है कि coil is in the magnetic field, coil is in magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में है, जहां का मैग्नेटिक फील्ड बी जो दे रखा है वो दे रखा है 0.6 टेस्ला। देन फर्स्ट, व्हाट इज मैक्सिमम टॉर्क ऑन कॉइल बी इन व्हाट पोजीशन? In what position would the torque be half? As in A। ये दोनों फाइंड करो, बहुत ही इजी सवाल है। एक सर्कुलर कॉइल है, वायर 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर है, 12 टर्न्स है एंड कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। उसमें करंट 5 एम्पियर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बी जो है 0.6 टेस्ला है, तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्री जी मान के करना है क्या? कोई भी थ्री आर्बिट्री मान लो। अच्छा वो मैक्सिमम है तो फिर हाँ, कितना आ रहा है? 3। 3 नहीं, सर पाई के टर्म्स में बोलेंगे कि पाई का वैल्यू डाल के। किसी भी टर्म में बताओ। इसको डायमीटर दे रखा है, आर, आर के टर्म में भी बोल सकते हो। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे एम, तो एम क्या आएगा बोलो? एन आई ए। ठीक है, यानी कि एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन करोगे तो एन कितना दे रखा है? 12 आई 5 पाई आर। आर कितना हो जाएगा? डायमीटर जो है 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4/100। यानी कि हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 का पावर माइनस स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 48 कितना हो जा रहा है? ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हो, यहाँ जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है, ये आया हमारा एन आई पाई आर स्क्वायर। एम है, मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.6 टेस्ला दे रखा है, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू सॉल्व करके दे रखा है 0.3। ठीक है, सॉल्व कर लेना है मीटर, इसका इतना दे रखा है, तो 0.3 सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना है। फर्स्ट पूछ रहा है टॉर्क मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए हम लोगों ने देखा था थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा 90 डिग्री, यानी कि टॉर्क मैक्स हम लिख सकते हैं कि m इंटू बी, क्योंकि m क्रॉस v होता है एम बी साइन थीटा। मैक्सिमम होने के लिए थीटा 90 डिग्री, तो एम बी लिख सकते हैं। और ये कितना जाएगा? 0.18 न्यूटन मीटर। सेकेंड बोल रहा है कि ये जो टॉर्क हो, ये टॉर्क मैक्स का आधा हो, इसके लिए क्या पोजीशन होना चाहिए? तो इसमें हमको दिख रहा है कि टॉर्क अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे एम बी 30 साइन ऑफ डिग्री थीटा। ठीक है, एम बी साइन थीटा जो होना चाहिए किसके बराबर? एम बी के बराबर होना चाहिए, एम बी बाई 2 के बराबर।
तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि साइन थीटा 1/2 आ रहा है, यानी कि जो हमारा पोजीशन होना चाहिए एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है तो एरिया वेक्टर यहाँ से, यानी कि कॉइल ऐसा होना चाहिए कि इसका एरिया वेक्टर, मान लेते हैं ऐसा कुछ, कि एरिया वेक्टर जो है यहाँ से 30 डिग्री बना रहा। ठीक है, ऐसा कॉइल होना चाहिए पोजीशन। ठीक है, ऐसा दे रखा है कि एक ऐसा बॉल है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ये है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, और इस पे बोल रहा है कि ऐसे वायर्स का टर्न किया हुआ है, यानी कि इस स्फीयर पे ऐसे वायर्स टर्न किए हुए हैं जिसमें करंट बह रहा है। ठीक है, इसमें सब में ऐसा करंट बह रहा है, पीछे से आया होगा इधर से जा रहा है, ऐसा करंट बह रहा है। ठीक है, ठीक है, वायर जो रैप है एन टाइम्स है, एन टाइम्स है। स्फीयर है, इसका मास m है, रेडियस r है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन दे रखा है वो ऐसा है, इधर की अलोंग हॉरिजॉन्टल है b, मेखी लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म है। और क्या कह रहा है? ठीक है, इतना ही। गिवन सिचुएशन समझ में आया। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, उस पे हम ऐसा हॉरिजॉन्टल में ही n टाइम्स कॉइल को रोटेट करे हुए हैं। इसमें जो करंट बह रहा है वो आई करंट बह रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड पहला टॉर्क, टॉर्क कितना लग रहा होगा। सेकेंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ऑफ स्फीयर। ठीक है, एज्यूम करना है कि मास ऑफ वायर इज नेग्लिजिबल। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जब हम निकालते हैं तो टॉर्क जो भी आएगा उसको आई अल्फा करना है, तो आई के लिए उसमें नेग्लेक्ट करने के कह रहा है बस। तो सबसे पहले टॉर्क फाइंड करना होगा कि टॉर्क कितना लग रहा होगा। सर टॉर्क होगा NI 4 pi r² इंटू b। NI 4 पाई आर स्क्वायर क्यों आएगा? हाँ, 4 पाई r² क्यों आएगा बताओ? एरिया लेना होता है ना कॉइल का, पूरा सरफेस एरिया तुम इसका थोड़े लोगे। अच्छा, एन टर्न्स है तो ये वायर है तो इसका टर्न ऐसा है। ये हम यहाँ दिखाने के लिए दूर दूर किए हैं, ये सब सेंटर के पास ही है। तो ये रेडियस r है, तो इसका एरिया जो लेंगे हम, ये कॉइल का एरिया लेना है, ना कि स्फीयर का सरफेस एरिया। एरिया क्या आएगा? पाई r स्क्वायर ही आएगा। ठीक है,
अगर करंट ऐसे जा रहा है आई, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ होगा एम, और एम कितना होगा देख सकते हैं, एन आई पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो हमारा टॉर्क लगेगा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, तो एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी। डायरेक्शन के लिए चेक कर सकते हो, तो ये हमको दिख रहा है जे डायरेक्शन और ये दिख रहा है आई, तो जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो माइनस के लिख सकते हैं। खैर हमको मैग्नीट्यूड से मतलब था, डायरेक्शन निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। यानी टॉर्क हमारा है इतना, एन आई पाई आर स्क्वायर बी। अब हम जानते हैं कभी भी कि टॉर्क यानी कि सेकेंड के लिए टॉर्क सर इक्वल टू हम 5 लिख, एन आई पाई बाई 4 एम। एन आई 5 एन आई पाई बाई 4 एम। 4m, आंसर तो 2m दे रखा है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इन ये 2/5 होता है वो क्या? हाँ। हाँ 2/5 होता है। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, आई अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क बाई आई। और स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर जो होता है इसका आई कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2/5 स्मॉल एम है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर। हॉलो स्फेयर का कितना होता है, हम्म बोलो, अगर हॉलो स्फेयर होता है तो कितना होता, पता नहीं। सर 2/3। 2/3 होता। तो यहाँ पे अगर हम रख लेंगे तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2m बचेगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, एन आई पाई बी, नहीं हमको दिख रहा है। तो टॉर्क है तो इसको हम लोग आई अल्फा से इक्वेट कर सकते हैं, दिया जा सकता है कि आई अल्फा से इक्वेट करके बताओ कि कितना लग रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, बहुत आईटी का ही है, बहुत पहले आया हुआ है। ऐसा दे रखा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ से ये जो वेक्टर है 30 डिग्री पे एन कैप है, बोल रहे हैं किधर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐसा घूम रहा है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर याद है, इलेक्ट्रॉन जो है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, यानी कि ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला है कि ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, इसका रेडियस जो है आर है। ठीक है, पहला कह रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, पहला फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट, सेकेंड टॉर्क क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट फाइंड करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका मैग्नेटिक, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, और सेकेंड पूछ रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो बी के टर्म में टॉर्क कितना होगा।
हमारा तो ये फॉर्मूला जो होता है, हमने पढ़ा m इजकल टू एन आई ए, यानी कि सिंपली आई ए हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो ना करंट है नहीं, तो हम करंट कैसे फाइंड कर रहे हैं? तो यहाँ दिख रहा है कि एक चार्ज जो है अगर एक किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी कि अगर कोई भी एक चार्ज है क्यू है और इस सर्कल में अगर ऐसा घूम रहा है, तो करंट आई प्रोड्यूस करता है क्यू बाई टी। ठीक है, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम ऑफ रोटेशन अगर हम डिवाइड कर दे तो इतना करंट होगा। तो इसी को यूज करके हम और लोग को करंट टाइम फाइंड की करना। टाइम क्या? पीरियड 2 पाई r/v से निकलेगा, और v तो फॉर्मूला होता था उसका क्या? हाँ, टाइम पीरियड 2 टाइम पाई आर बाई वी। फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वी क्या आएगा बताओ? फॉर्मूला ही बताओ। ग्राउंड सर स्टेट का बात हो भी रहा था आएगा एन एच एम्ब बाई टू हाँ बोलो। एच बाई टू पाई एम आर। 2 पाई एम आर, वी इजकल टू एच बाई 2 पाई एम आर। ठीक है, ठीक है, कैसे करेंगे इसको? हम लोग जानते हैं ना कि मतलब ऑर्बिटल में कि एक एंगुलर मोमेंटम जो होता है एन एच अपॉन 2 पाई, यही होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं ना कि एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है हमारा वो एन एच अपन 2 पाई को फॉलो करता है। बोर का एक थ्योरी था ये। तो एंगुलर मोमेंटम कोई भी पार्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा होता है तो हम उसको लिख सकते हैं एम वी आर। एन जो है फर्स्ट बोल रहा है तो 1 h/2 पाई। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि v इक्वल टू आ रहा है h/2 पाई एम आर। ठीक है, तो यहाँ से h आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा, यानी कि 2 पाई r/, h/2 पाई अगर r ऊपर कर देंगे तो इसका स्क्वायर इंटू एम दिख जा रहा है। ठीक है, तब सॉल्व करना आसान हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा हमारा आई इंटू ए, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू ए। आई आई जो आ जाएगा हमारा चार्ज है ई बाई टी करेंगे तो टी यहाँ से दिख रहा है 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर एम और एच ऊपर। ठीक है, बस सॉल्व कर लेना है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, ई एच बाई 4 पाई एम। एम आ गया तो हम लोग टॉर्क आराम से फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड हमसे पूछा जा रहा है टॉर्क, टॉर्क होगा एम बी साइन थीटा। एम पता है, बी है, साइन थीटा 1/2 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई एच बी बाई 8 पाई एम। ठीक है, तो अगर कोई भी चार्ज को अगर रोटेट कराए कहीं भी, यहीं का हम बात नहीं कर रहे हैं, कभी भी अगर हम कहेगा कि चार्ज रोटेट कर रहा है और हमको पता होगा कि हम करंट वाला फॉर्मूला जानते हैं, तो हर जगह अगर चार्ज को रोटेट कराया जाएगा तो उसको करंट में बदलने के लिए क्यू बाई टी कर देंगे। टी क्या होगा यहाँ पे? तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। टाइम पीरियड निकालने के लिए हर जगह अलग अलग कंडीशंस होते हैं। वेलोसिटी दिया रहेगा तो 2 पाई r/v, ओमेगा दिया रहेगा तो डायरेक्टली 2 पाई/ओमेगा, या फिर ऐसे मॉडर्न फिजिक्स से रिलेट करेगा, या फिर जैसे कि यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट लगाया है तो यहाँ से हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया था क्या कि बाकी है अभी? बोलो सूरज।
पता नहीं सर। पता नहीं मतलब कुछ तो हुआ था ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ कुछ हुआ था मॉडर्न फिजिक्स शुरू। सो जाते थे क्लास के टाइम। ठीक है देखो, जैसे कि यहाँ पे एक दे रखा है कि एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, ऐसा सर्कुलर है, नॉन कंडक्टिंग है यानी कि इसमें चार्ज है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है। इसको अगर हम लोग यहाँ से इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट करें, ठीक है, मान लेते हैं कि इस पे चार्ज जो है प्लस चार्ज है, सेम ऊपर वाला ही कंसेप्ट इसमें भी यूज करना है, प्लस चार्ज है, क्यू, टोटल चार्ज क्यू है, ये ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, रेडियस आर है, तो इसका एंगुलर मोमेंट क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम एल क्या होगा, तो एल है, तो यहाँ पे हमको एक रिंग दिख रहा है, ये रिंग शेप का है, तो रिंग है तो हम आई ओमेगा लिखेंगे, और रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, यानी कि इसका मास एम है, रेडियस आर लिख रहे हैं, स्मॉल एम लेते हैं क्योंकि एक एम, ठीक। अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट का बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इसको कैपिटल एम या फिर म्यू से भी कहीं कहीं लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको म्यू भी लिखते हैं हम लोग, और ये अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे आई इंटू ए। अब आई कैसे पता करें, तो एरिया तो हमको पता है, ये आएगा पाई आर स्क्वायर, आई तो क्यू चार्ज है, रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो आई लिखेंगे क्यू बाई टी, यानी कि क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है, तो यहाँ से आई फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिखा जा सकता है, टी को अगर हम एफ कर दे तो भी 1/t इक्वल टू एफ होता है, या फिर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ लिखते हैं, तो उसके टर्म में भी हम लिख सकते थे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ से अगर हम m लिखते हैं तो m हमारा क्या मिलेगा, यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आ जा रहा है q ओमेगा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो यहाँ पे एक अगर हम दोनों का रेशियो लें, यार अगर हम m बाई एल फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान से देखो, एम आर में एक एम आर स्क्वायर ओमेगा है, तो यहाँ से ओमेगा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू बाई 2m बचेगा, ठीक है, यानी कि चार्ज अपॉन 2m बचेगा, यानी कि ये वाला चीज जो है हम इसी चीज के लिए डिराइव कर रहे हैं, सिंपल सा केस लिए हैं और इसके लिए डिराइव कर रहे हैं, और हम किसी भी बॉडीज के लिए अगर हम ये बात करें, फॉर एनी बॉडी, फॉर एनी बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी के लिए ये वैलिड है, ठीक है, कैसा भी बॉडी हो उसके लिए ये वैलिड है कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंट का जो रेशियो होगा q/2m आएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना है। बहुत जगह पे इसका डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसका यूज हो जाता है, इसलिए इस बात को याद रखना है कि m/l जो होगा q/2m होगा। हम भले ही यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इसको प्रूफ करें, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि m/l जो होगा q/2m होगा। यहाँ ही नहीं, केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज होता है, और फिजिक्स में भी जब हम लोग पढ़ेंगे एटम्स, तो वहां भी हमको इस पे चीज का बस यूज कर लेते हैं, हम वहाँ पे कंसेप्ट पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं।
Q/2m है। तो m और l का जो रेशियो है किसी भी बॉडी के लिए, मोस्टली हम लोग चार्जेस के लिए ही लेंगे कि, और सिंपल से दिख रहा है कि चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं न्यूक्लियस के अबाउट में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं घूम रहे होते हैं। तो वहां पे इस चीज का यूज होता है कि किसी भी ऑर्बिट के लिए अगर हम एंगुलर मोमेंट का और मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो लें तो हमारा फिक्स रहेगा, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो E/2m रहेगा, यानी किसी भी ऑर्बिट में वो घूमेगा उसके लिए ये रेशियो फिक्स रहेगा E/2m, क्योंकि यहाँ पे कितना रेडियस है क्या है कितना, उससे यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ चार्ज और मास पे डिपेंड करता है, यानी कि चार्ज बाई मास रेशियो पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो उसके लिए m/l जो होगा यही रहेगा Q/2m। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, छोटा सा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट अगर हम बोले एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ठीक है, एनर्जी ऑफ डाइपोल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बी, इसमें हम कोई एक लूप रखें, लूप थोड़ा समझने में दिक्कत आता है, तो हम बार मैग्नेट को ही यूज कर रहे हैं क्योंकि उसी की तरह तो हमारा मैग्नेट होता है, तो हम बोल दे रहे हैं कि इधर की तरफ साउथ है, इधर की तरफ नॉर्थ। ठीक है, ऐसा हम बोल दे रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारा इधर से इधर की तरफ, इस पे ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट, ये एंगल थीटा है। तो अगर हम इसको इधर रोटेट करेंगे तो m×p इस पे टॉर्क लग रहा होगा। ठीक है, चलो एरिया ही बना देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा लूप में रखा हुआ, तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इधर की तरफ एरिया वेक्टर है। ठीक है, करंट इसमें ऐसा कुछ बह रहा होगा, तो हम जानते हैं कि अगर करंट बह रहा है तो इस पे कुछ टॉर्क लग रहा होगा, आई अगर इसमें से करंट बह रहा है तो IA/B, ये टॉर्क हमारा कुछ लग रहा होगा इनटू साइन थीटा। ठीक है, यानी कि टॉर्क इक्वल टू इतना होगा, या फिर बोल सकते हैं MB साइन थीटा टॉर्क होगा। अगर हम इसको किसी एंगल θ1 से θ2 रोटेट कर रहे हैं, यानी कि इफ इट इज रोटेटेड फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2, अगर हम इसको किसी एंगल θ1 से θ2 रोटेट करें तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि अगर इसको रोटेट करेंगे, इस पे टॉर्क लग रहा है, तो हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं कि वर्क डन होगा, तो वर्क डन लिखते हैं, तो लिखते हैं रोटेशन के टर्म में कि टॉ डी थीटा, कहाँ से कहाँ, तो θ1 से θ2, इस चीज को अगर लिखेंगे तो लिखेंगे MB साइन थीटा डी थीटा θ1 टू θ2, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं MB साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा आता है, तो माइनस कॉस थीटा है, तो हम लिख सकते हैं माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस प्लस कॉस θ1, तो ये हो जाएगा MB कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये हमारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, सेम टू सेम अगर याद करो तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा ही है, वहां पे आता था हमारा इलेक्ट्रिक में आता था P cos θ1 माइनस cos θ2, अगर याद हो तो ये आता था, यहाँ पे MB cos θ1 माइनस cos θ2 आ रहा है। हम लोग रेफरेंस पॉइंट जब रोटेशन होता है तो 90 डिग्री मानते हैं, नहीं 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, तो θ1 को अगर हम 90 डिग्री मान लें एंड θ2 को थीटा बोल दें, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो आ जाएगा MB माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस MB कॉस थीटा लिख सकते हैं, और दोनों हमको वेक्टर दिख रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस M.B वेक्टर। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम किसी भी एंगल थीटा पे रखे होंगे, यानी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल थीटा होगा तो पोटेंशियल हमारा आएगा माइनस M.B।
ठीक है। इलेक्ट्रिक का बात किए थे तो इलेक्ट्रिक में हमारा आता था माइनस पी डॉट ई। तो सब चीज देखो तो सारा कुछ इलेक्ट्रिक वाले से ही कंपेरेजिबल है, यानी कि जो कुछ भी हम लोग वहां पे पढ़े थे यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कंपेयर कर लें तो एक चार्ट बना ही लेते हैं, इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, इधर मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। जो भी केसेस हम लोग देखे थे क्योंकि हम लोग वहां पढ़े थे तो वही चीज यहाँ भी है। फर्स्ट बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या था, मैग्नीट्यूड तो P लिखे थे हम लोग, P इक्वल टू क्यू इंटू ई लिखे थे। यहाँ पे भी M लिख रहे हैं तो M इक्वल टू, हम M अगर लिखे थे तो M के टर्म में M इंटू लेंथ ऑफ मैग्नेटिक लिखे थे, या फिर M इक्वल टू NIA बोल रहे हैं, सिमिलर ही था। सेकेंड डायरेक्शन दोनों निगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ। साउथ को हम लोग निगेटिव पोल माने थे और इसको पॉजिटिव पोल माने थे, तो यहाँ भी हम निगेटिव टू पॉजिटिव ही ले रहे हैं। थर्ड टॉर्क, टॉर्क देखे तो टॉर्क यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू आता था P क्रॉस E, यानी कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ टॉर्क अगर हम लिखते हैं तो आता है मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते थे तो यहाँ पे माइनस पी डॉट ई आता था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है माइनस एम डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें आगे पीछे हम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कंपेयर करें और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे तो हमारा आता था माइनस 2kp बाई आर क्यू। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से फाइंड करेंगे तो के हमारा कांस्टेंट था, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो वहां पे हमारा आ जा रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई। 2 है तो 2, m है तो m बाई आर। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसा बार मैग्नेट दे दिया, कोई भी मैग्नेट है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये जो एक्सिस हो गया ये एक्सियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, ये हो गया एक्सियल और ये हो गया इक्वेटोरियल। सेम टू सेम वैसा है जैसे हम लोग वहां पे यूज करते थे। छठा इलेक्ट्रिक कौन इक्वेटोरियल, अगर हम बात करें तो हम लिखते थे माइनस के पी बाई आर क्यू। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे, के की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ m बाई आर, यानी कि कोई सा भी फॉर्मूला वहां पे जो भी पढ़े थे वो यहाँ पे वैलिड। जैसे हम लोग वहां पे भी हम लोग निकाल रहे थे कि एक मैग्नेट है दूसरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ ये नॉर्थ ये साउथ, तो हम लोगों ने ऐसे फाइंड किया था कि यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, दो डाइपोल है तो इस डाइपोल P1 का P2 पे फोर्स निकालो। तो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखा था, ठीक है, और इसका P2 था, तो हम लोगों ने यहाँ से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स फाइंड करा था। ठीक है, तो फोर्स हम लोग फाइंड किए थे, तो फोर्स आया था हमारा कुछ कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे P2 को यहाँ से यहाँ तक हम लोग डिफ्रेंशिएट इस पे और इस पे निकाल के हम लोगों ने फाइंड करा था, तो वैसे ही यहाँ भी हम लोग इस पे फाइंड कर सकते। ठीक है, यानी कि सिमिलर जैसे यहाँ पे देखे थे वैसे ही हम यहाँ भी मैग्नेटिक मोमेंट को देख सकते हैं, यानी कि हम जैसे इलेक्ट्रिक मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग कंसिडर करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े हैं, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी पढ़ सकते हैं, बस थोड़े टर्म्स को चेंज कर करके। जैसे वहां जो के यूज करते थे, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो के की जगह यहाँ पे माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई यूज कर रहे हैं। पी की जगह एम यूज कर रहे हैं, आर वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहाँ से तो सेंटर से होगा। ठीक है,
तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर हम फंस जाएं तो वहां अगर हमको वो चीज जो यूज करे थे यहाँ भी हम उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसमें हम लोगों ने इतना चीज पढ़ा है तो इसमें सब थोड़ा सा चीज और बच गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि नेक्स्ट क्लास में खत्म ही हो जाना चाहिए। एक तो बच गया है हमारा कि मास स्पेक्ट्रोमीटर, साइक्लोट्रॉन और गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो उस चीजों को हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे बायोट सेवर्ट लॉ, यानी कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो या मूविंग चार्ज हो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, कितना आएगा, क्या आएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और मॉड्यूल मिल गया है तो नेक्स्ट आज या कल देख के उसमें से हम बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करते रहना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।